आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरेंगे उसका नाम है 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इसे माइकल चैपमैन ने लिखा है और ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते कि शुरू कहाँ से करें। बिल्कुल, और यही इस किताब की सबसे खास बात है। ये सिर्फ 50 नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये बदलाव के मनोविज्ञान को समझने का एक फ्रेमवर्क है। एक फ्रेमवर्क? हाँ। लेखक का मुख्य तर्क ये है कि जिंदगी में जो बड़े स्थायी बदलाव होते हैं वो एक झटके में नहीं आते। अच्छा। वो आते हैं छोटी छोटी लगभग ना के बराबर लगने वाली आदतों को लगातार दोहराने से। तो आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ इन आदतों को गिनाना नहीं है, सही, बल्कि ये समझना है कि ये काम क्यों करती हैं, इनके पीछे का विज्ञान क्या है और ये इन्हें असल में अपनी जिंदगी में लागू कैसे किया जा सकता है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। लेखक अपनी चर्चा की शुरुआत शरीर से करते हैं, जो मुझे बहुत बहुत लॉजिकल लगा। उनका एक वाक्य है, कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी बॉडी हमारे माइंड के मुताबिक ना चले। ये तो नींव है ना, जिसपे बाकी सब कुछ बनता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। हम अक्सर मानसिक शक्ति और उत्पादकता की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग हमारे शरीर का ही तो हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। अगर शरीर थका हुआ है, उसमें ऊर्जा ही नहीं है, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन इरादे भी धरे रह जाते हैं। लेखक इसे शारीरिक नींव कहते हैं। इसी नींव को मजबूत करने के लिए पहली आदत है रोज टहलना। और लेखक सुबह उठते ही टहलने की सलाह देते हैं। ये सिर्फ कैलोरी जलाने के बारे में तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये न्यूरोकेमिस्ट्री के बारे में है। सुबह की पहली गतिविधि, खासकर अगर सूरज की रोशनी में हो, अच्छा, तो वो शरीर में एंडोर्फिन रिलीज करती है, जो प्राकृतिक फील गुड केमिकल्स हैं। साथ ही ये कोर्टिसोल यानी जो तनाव का हार्मोन है, उसके स्तर को भी कम करती है। तो आप दिन की शुरुआत ही एक शांत और सकारात्मक मानसिक स्थिति से करते हैं। बिल्कुल, और इसका असर घंटों तक रहता है। ये एक पॉजिटिव लहर शुरू करने जैसा है जो पूरे दिन चलती है। ठीक है, सुबह टहलना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास सुबह का समय है, लेकिन कई लोगों के लिए सुबह बहुत बहुत व्यस्त होती है। हाँ, ये भी है। तो मुझे किताब की एक और आदत बहुत चालाक लगी, दूर पाक करना। ये सुनने में बहुत मामूली लगती है, और यही इसकी खूबसूरती है। ये आदत और रोज टहलना दोनों एक ही गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करते हैं। वो क्या है? बदलाव के रास्ते में आने वाली रुकावट को कम करना। लेखक का असली मकसद व्यायाम को एक अलग इवेंट बनाने के बजाय उसे हमारी मौजूदा जिंदगी में ही घोल देना है। अच्छा। पार्किंग दूर करना या सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, इनके लिए आपको जिम जाने के लिए कपड़े बदलने या ड्राइव करने का वो जो बड़ा मानसिक अवरोध है वो पार नहीं करना पड़ता। बदलाव को जितना आसान बनाओगे उसके टिकने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन क्या इस तरह के छोटे छोटे बदलाव, जैसे कुछ 100 कदम ज्यादा चलना, वाकई में कोई बड़ा फर्क लाते हैं या ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने का एक तरीका है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ 2 स्तरों पर फर्क पड़ता है। पहला तो शारीरिक स्तर पर। हर दिन की गई थोड़ी सी अतिरिक्त गतिविधि भी समय के साथ जुड़कर बड़ा असर डालती है। ठीक है। लेकिन दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण असर है मनोवैज्ञानिक। वो कैसे? जब आप जानबूझकर दूर पाक करते हैं तो आप खुद को एक संकेत दे रहे होते हैं। क्या संकेत? कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सक्रिय रहने के बहाने ढूंढता है। ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, और जब कोई चीज आपकी पहचान बन जाती है तो उसे बनाए रखने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत कम पड़ती है। वाह! तो एक बार जब शरीर की ये नींव मजबूत हो जाती है तब असली काम शुरू होता है। क्योंकि जैसा लेखक कहते हैं, एक मजबूत शरीर के साथ भी अगर हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन बना हुआ है तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। तो अब आते हैं उस जगह पर जहां असली लड़ाई होती है, हमारा दिमाग। हाँ, और यहाँ लेखक की पहली और सबसे शक्तिशाली आदत है नकारात्मकता को देखना। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचों का वो घिसा पिटा उपदेश नहीं है। नहीं, ये एक सक्रिय अभ्यास है। इसे थोड़ा और खोलिए। नकारात्मकता को देखने का मतलब क्या है? देखिए, हमारे दिमाग में एक प्राकृतिक नकारात्मकता पूर्वाग्रह होता है, नेगेटिविटी बायस। हाँ, मतलब हम अच्छी चीजों के मुकाबले बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये विकास के क्रम में हमें खतरों से बचाने के लिए बना था। ठीक है। नकारात्मकता को देखने का मतलब है इस ऑटो पायलट को बंद करना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे ये काम मुझसे नहीं होगा, तो रुककर उसे पहचानना और फिर उसे चुनौती देना। लेखक एक सवाल पूछने की सलाह देते हैं, क्या इस स्थिति में कुछ भी अच्छा है
या इस चुनौती से मैं क्या सीख सकता हूँ। अच्छा, तो ये उस नकारात्मक विचार की शक्ति को तुरंत कम कर देता है। एग्जैक्टली ये एक तरह की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT तकनीक है जिसे आप खुद पर लागू कर सकते हैं। ये मुझे विजुअलाइजेशन या सफलता के बारे में सोचने वाली आदत पर लाता है। अब ईमानदारी से कहूँ तो कई लोगों के लिए ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने जैसा लग सकता है। हाँ, ये लगता है। क्या लेखक इस आलोचना का जवाब देते हैं कि ये सिर्फ सोचने से क्या होता है, असल काम तो करना पड़ता है? हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। लेखक ये नहीं कह रहे कि सिर्फ सोचने से सफलता मिल जाएगी। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, ये दिमाग की ट्रेनिंग है। दिमाग की ट्रेनिंग कैसे? जब आप स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं कि सफलता कैसी दिखेगी, कैसी महसूस होगी, तो आप अपने दिमाग के एक हिस्से जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS कहते हैं, उसको प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये दिमाग का नेटवर्क फिल्टर है। ये तय करता है कि आप किस जानकारी पर ध्यान देंगे। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उन अवसरों, उन रास्तों को पहचानने लगता है जो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें वो शायद पहले नजरअंदाज कर देता। तो ये एक्शन का विकल्प नहीं है? नहीं, बल्कि एक्शन के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। अच्छा, एक मिनट, चुनौतीपूर्ण अनुमान, ये वाला आइडिया तो कमाल का है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि हम जो कहानियां अपने दिमाग में अपने बारे में और दूसरों के बारे में बना लेते हैं, उन पर ही सवाल उठाएं। ठीक यही, हम सब अपने दिमाग में एक कहानीकार लेकर घूमते हैं जो लगातार स्थितियों की व्याख्या करता रहता है। जैसे मेरे बॉस ने मुझे मीटिंग में टोका, इसका मतलब वो मुझे पसंद नहीं करते। ये एक अनुमान है, तथ्य नहीं। सही बात है। लेखक कहते हैं इस पर सवाल उठाओ, क्या इसका कोई और कारण हो सकता है? शायद वो समय की कमी के कारण जल्दी में थे। इससे क्या होगा? ये आदत हमें ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता की ओर ले जाती है, जहां गलत साबित होना हमारे अहंकार के लिए खतरा नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर बन जाता है। जब आप गलत साबित होने में खुशी महसूस करने लगते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपकी मानसिक वृद्धि हो रही है। तो हमने शरीर रूपी हार्डवेयर और दिमाग रूपी सॉफ्टवेयर की बात कर ली। अब आते हैं पावर सप्लाई पर, हमारी भावनाएं। लेखक कहते हैं कि अपनी भावनाओं को काबू में रखना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भावनाएं बस होती हैं, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सही। किताब इस धारणा को तोड़ती है। लेखक की पहली सलाह है ध्यान यानी मेडिटेशन, लेकिन वो इसे बहुत सरल बना देते हैं। कैसे? उनका कहना है कि इसके कोई नियम नहीं है। आपको कमल आसन में बैठकर घंटों शांत नहीं रहना है। बस 5-10 मिनट के लिए शांति से बैठना और अपनी सांस पर ध्यान देना भी काफी है। इसका मकसद दिमाग को खाली करना नहीं है? नहीं, इसका मकसद है दिमाग में चल रहे शोर को बिना किसी निर्णय के देखना। अच्छा, ध्यान के अलावा मुझे एक और आदत बहुत प्रैक्टिकल लगी, भावनाओं की पहचान करना। हाँ, जब भी कोई तेज भावना महसूस हो तो उसे समझने के लिए 4-5 शब्द ढूंढना। ये कैसे काम करता है? सिर्फ नाम देने से क्या होता है? इसके पीछे बहुत दिलचस्प न्यूरोसाइंस है। जब हम गुस्सा, चिंता या उदासी जैसी तीव्र भावना महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग का भावनात्मक केंद्र, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो बहुत सक्रिय हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उस भावना को एक नाम देते हैं, जैसे मैं अभी निराश महसूस कर रही हूँ या मुझे दबाव महसूस हो रहा है, हाँ, तो दिमाग की गतिविधि अमिगडाला से हटकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चली जाती है, जो दिमाग का तार्किक और सोचने वाला हिस्सा है। अरे वाह! इस प्रक्रिया को अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं। ये उस भावना के ऊपर आपका नियंत्रण बढ़ा देती है। मैं खुद इसका इस्तेमाल करती हूँ जब किसी मुश्किल ईमेल का जवाब देना हो और गुस्सा आ रहा हो। हाँ, होता है अक्सर। मैं तुरंत जवाब नहीं देती। मैं 4-5 शब्द सोचती हूँ, फ्रस्ट्रेटेड, प्रेशर्ड, अनॉयड, और बस ये सोचने भर से ही उस भावना की ताकत आधी हो जाती है। तो ये एक तरह का इमोशनल फर्स्ट एड है, कह सकते हैं। इसी से जुड़ी एक और आदत है 5 मिनट का ब्रेक। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना, कि ज्यादा काम करने के लिए हमें काम करना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। आप उसे लगातार घंटों तक बिना रुके इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही। लगातार काम करने से संज्ञानात्मक थकान होती है और हमारा ध्यान भटकने लगता है। हर घंटे में सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक, जिसमें आप सच में अपने काम से दूर हटें।
जैसे थोड़ा टहलें, पानी पिएं या बस खिड़की से बाहर देखें। ये आपके दिमाग को रीसेट कर देता है। जब आप वापस काम पर लौटते हैं तो आपका ध्यान और रचनात्मकता दोनों बेहतर होते हैं। तो ये धीमा होने जैसा लगता है, लेकिन असल में ये आपको तेज बनाता है। बिल्कुल। और यहाँ लेखक भोजन और भावनाओं के गहरे संबंध पर भी जोर देते हैं। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जंक फूड और मीठी चीजें हमारे ब्लड शुगर में तेजी से उतार चढ़ाव लाती हैं, जिससे चिड़चिड़ापन और सुस्ती महसूस होती है। वहीं फल, सब्जियां और प्रोटीन जैसा संतुलित भोजन हमारी ऊर्जा और मूड को स्थिर रखते हैं। ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिरता के लिए भी एक मजबूत नींव है। तो शरीर, दिमाग और भावनाओं को संरेखित करने के बाद किताब का आखिरी खंड आता है जीवन शैली और व्यक्तिगत आदतों पर। ये उन आदतों के बारे में है जो हमारी सारी ऊर्जा को एक सही दिशा देती हैं। हाँ, ये बड़ी तस्वीर है। पहली आदत है अपने मूल्यों को समझना। मूल्य मतलब वैल्यूज? हाँ, वैल्यूज। मूल्य आपके जीवन के कंपस की तरह है। ये वो सिद्धांत हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे ईमानदारी, रचनात्मकता, परिवार या स्वतंत्रता। अच्छा। जब आपके काम और आपके फैसले आपके मूल्यों के अनुरूप होते हैं तो आपको एक गहरी संतुष्टि और उद्देश्य का एहसास होता है। ये तो बड़ी दार्शनिक बात हो गई। लेकिन मंगलवार की सुबह जब आपका इनबॉक्स भरा पड़ा हो तब जीवन के मूल्य नहीं बल्कि काम निपटाने का दबाव होता है। सच है। यहाँ मुझे ना कहना सीखना वाली आदत बहुत प्रासंगिक लगी। लेकिन ये खासकर भारतीय समाज में जहाँ बॉस को या किसी बुजुर्ग रिश्तेदार को ना कहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये आदत कैसे बनाई जा सकती है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। किताब ये नहीं कहती कि आप अशिष्ट बने, बल्कि ये कहती है कि आप अपनी सीमाओं की रक्षा करें। ना कहना दूसरे व्यक्ति को अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को स्वीकार करना है। लेकिन कहें कैसे? इसे कहने के कई तरीके हो सकते हैं। आप कह सकते हैं, यह एक दिलचस्प प्रोजेक्ट है लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है, या मैं अभी इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती लेकिन मैं अगले हफ्ते इस पर एक नजर डाल सकती हूँ। अच्छा, तो ये भी एक तरह का ना ही है। हाँ, एक सम्मानजनक ना। हर चीज के लिए हाँ कहना असल में किसी भी चीज को ठीक से ना करने का नुस्खा है। और जिन कामों के लिए हम हाँ कहते हैं उन्हें बेहतर तरीके से करने के लिए लेखक बैचिंग नाम की तकनीक सुझाते हैं। ये क्या है और ये इतनी असरदार क्यों है? बैचिंग का मतलब है एक जैसे कामों को एक साथ करना। उदाहरण के लिए दिन भर हर 5 मिनट में ईमेल चेक करने के बजाय दिन में 2 या 3 बार एक निश्चित समय पर सारे ईमेल का जवाब देना। इससे क्या फायदा? इसका कारण है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट। हर बार जब हम एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो हमारे दिमाग को एडजस्ट करने में समय और मानसिक ऊर्जा लगती है। एक तरह का मानसिक टैक्स। बिल्कुल। बैचिंग इस टैक्स को कम करती है। आप एक ही तरह के काम की लय में आ जाते हैं और उसे ज्यादा कुशलता से और कम समय में पूरा कर पाते हैं। और अंत में एक आदत जो कई सफल लोगों में कॉमन है, पहले जागना। हाँ, सुबह जल्दी उठने का जादू इस बात में नहीं है कि आपको ज्यादा घंटे मिलते हैं। तो फिर किस बात में है? इस बात में है कि आपको सही तरह के घंटे मिलते हैं। वो सुबह का 1 या 2 घंटा शांत, बिना किसी रुकावट वाला होता है। ये रक्षात्मक समय के बजाय आक्रामक समय होता है। दिन के बाकी समय में आप दूसरों के ईमेल, फोन कॉल और मांगों पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। यानी आप रक्षात्मक खेल रहे होते हैं। हाँ, लेकिन सुबह का वो समय आपका अपना होता है, जिसमें आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर, चाहे वो व्यायाम हो, लिखना हो या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट हो, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये आपको दिन के ड्राइवर की सीट पर बिठा देता है। तो माइकल चैपमैन की ये किताब हमें दिखाती है कि जीवन बदलना कोई पहाड़ जैसा बड़ा डरावना काम नहीं है। ये छोटी सोची समझी आदतों को लगातार दिन ब दिन अपनाने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। और किताब की आखिरी आदत जो है सभी आदतों का पालन करें, उसका मतलब ये नहीं है कि सभी 50 आदतों को एक साथ शुरू कर दें। अच्छा। इसका गहरा मतलब ये है कि इन विचारों को अपने दिमाग में ताज़ा रखें, उनकी समीक्षा करें और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। असली चुनौती आदत शुरू करने में नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक बनाए रखने में है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। सही। किताब के अंत में एक बहुत ही व्यवहारिक एक्शन प्लान दिया गया है। अभी से शुरू करने के लिए कोई 5 आदतें चुन लें और उन्हें 30 दिनों तक करते रहें।
ये श्रोता के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। अगर आज सिर्फ एक आदत चुननी हो तो वो कौन सी होगी जो सबसे ज्यादा असर डाल सकती है? क्या 50 आदतों की पूरी सूची का विचार डरावना है? लेकिन एक छोटी सी शुरुआत का विचार शक्तिशाली लगता है। हाँ, शायद असली बदलाव की शुरुआत इसी एक छोटे से कदम से होती है।